लेकिन आज कई सारे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे और हम बार बार कह रहे हैं टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ ही कारोबार की शुरुआत होगी। दरअसल इन्फोसिस खबरों में है, लेकिन पूरा धमाका आपको विप्रो दिखा कर गया है, जो पिछले सत्र में उन्हें 7-8% तक के गेन्स देखे। दोनों पर बात करेंगे। पहले इन्फोसिस, जहां पर वो एमओयू दरअसल कैंसिल हुआ है। यतन हमारे साथ है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि $1.5 बिलियन का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीड करने का एक कॉन्ट्रैक्ट इनको हाथ लगा है। लेकिन कंपनी ने वीकेंड को एक्सचेंजेस को ये बताया कि $1.5 बिलियन का एआई कॉन्ट्रैक्ट जो ग्लोबल कस्टमर से इनको मिला था, वो अभी ठंडे बक्से में चला गया है। यहाँ एक कैंसिलेशन रिक्वेस्ट क्लाइंट से आई है। तो ये एक स्टॉक शायद प्रेशर में हो सकता है, क्योंकि FY25 की एक बड़ी विजिबिलिटी एनालिस्ट इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की बिल्ड इन कर रहे थे। तो ये एक स्टॉक रखिए रेडार पे। ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी वैल्यू अच्छी खासी थी, लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास। दूसरा जो स्टॉक है फोकस में, वो है विप्रो। देखिए, लास्ट वीक विप्रो में एक स्पेकुलेशन था कि LTIMindtree के जो फॉर्मर CEO MD हैं संजय जलोना जी, वो एक सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन ले सकते हैं विप्रो के अंदर। एक बहुत बड़ा मार्केट में बज़ था। लेकिन जब CNBC आवाज़ ने विप्रो को कांटेक्ट किया और संजय जलोना को कांटेक्ट किया, तो दोनों ने ही इस बात को रूमर बताया। इनफैक्ट विप्रो ने एक स्ट्रॉन्ग डिनायल जो है मीडिया को भेजा है इस पर्टिकुलर न्यूज़ और स्पेकुलेशन को लेके। तो ये एक स्टॉक है जो 7% तक इंट्राडे में ऊपर चला गया था फ्राइडे को। तो शायद आज ये स्टॉक इन्फोसिस के साथ थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। दोनों ही स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, इन्फोसिस और साथ ही साथ विप्रो। पहले तो इन्फोसिस, मानस बताइए पोजीशंस कैसी स्टैक्ड अप हैं, क्योंकि जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे और उन्होंने क्लैरिफाई किया, ये एक एमओयू था। इनफैक्ट Q2 का अगर आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखेंगे तो वो कंपनी ने गिना नहीं था। वो होपफुली शायद इस क्वार्टर में आता अगर ये कंटिन्यू होता और अगर वो मास्टर अग्रीमेंट साइन कर दिया होता। थोड़ा सा दबाव आ सकता है इस डर में कि शायद ये परिस्थिति कुछ और क्लाइंट्स के साथ आएगी या नहीं। चार्टिकली अब इन्फोसिस में क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा आज के ट्रेड के लिए? तो देखिए, चार्टिकली अगर हम पहले ट्रेंड की बात कर ले तो ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे हैं। वीकली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते देखने को मिला था, जिसके टारगेट 1800 रुपए के आसपास के आते हैं। तो जो ट्रेंड है वो बहुत बुलिश बना हुआ है। अगर कोई गिरावट देखने को मिले तो हमें ध्यान रखना है 1510 के स्तर का। 1510 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा तब तक तो आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। मेरा समझना है कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में 1600 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा और शायद 1650 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो गिरावट पे खरीदारी करिए 1510 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, गिरावट में खरीदारी करिए 1510 के स्टॉप के साथ। विप्रो की जहाँ तक बात है ना अर्शदा, ऑब्वियसली फ्राइडे को खैर काफ़ी बज़ चल रहा था और मतलब ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिनायल दिया, इतना स्ट्रॉन्ग डिनायल दिया है कि ऑब्वियसली आपको उसको मानना पड़ेगा। लेकिन ये स्टॉक टेक्निकली वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मैं जब छुट्टी पे जा रहा था थर्सडे को, तो मेरे जो हमारे जो प्रोड्यूसर, उन्होंने तो हमें ये कहा भी था कि हमको विप्रो कवर करना चाहिए एज स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून सेशन में, क्योंकि वो इतना मजबूत उसका चार्ट लग रहा था। खैर मैं उस समय नहीं ले पाया, लेकिन चार्टिकली भी ये स्ट्रॉन्ग है और मेरे ख्याल से प्राइस कुछ कह रहा है। अब डिनायल भले ही आ गया हो, लेकिन फिर भी इस पर नज़र रखेंगे। अर्शदा, इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक अभी भी एक लार्ज कैप में एक शायद इकलौता यही होगा और शायद एक टेक महिंद्रा होगा जो डिस्पाइट बीइंग एट 52 वीक हाई काफ़ी अंडर परफॉर्म किया और अभी भी शायद वैल्यूएशन कंफर्ट है यहाँ पर कंपैरेटिवली। तो इस पर भी नज़र रखेंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो बड़ा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। इस पर एक फटाफट से चार्ट चेक ले लिया जाए। कंस्ट्रेंग पिछले सत्र में एक धमाकेदार तेजी, और विप्रो की हिस्ट्री में मुझे नहीं याद है कि इस तरह का एक दिन में बड़ा एक्शन आता हुआ दिखाई दिया हो। आशीष बहेती, परसों का सत्र हम सब जानते हैं कितना बड़ा मूव देखने को मिला था। आज के लिए आपके लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? जी अर्शदा मैम, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस हिसाब से विप्रो ने जहाँ सारे आईटी कंपनीज मतलब मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने अपने 52 वीक एंड काफी ने तो ऑल टाइम हाई लगा दिया, विप्रो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है। और हमें लग रहा था कि ये जो मूव आया है फ्राइडे का, ये एक फ्रेश स्विंग चालू कर सकता है जो कि 500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखते हैं, क्योंकि ये न्यूज का इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। 550 का जो अहम लेवल है उसे ध्यान रखें। उस लेवल पे जरूर एक बार तेजी की तरफ थोड़ा सा पोजीशन बनाया जा सकता है। डिप में खरीद नहीं की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, जिनके पास भी लॉन्ग है वो 440 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है ये शायद न्यूज का इम्पैक्ट के बाद इसमें वापस एक अपस्विंग दिखाया जा सकता है और 490 और 500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो इस स्टॉक पर भी आज नजरें रहेंगी। आज दरअसल हेडलाइन टेक्नोलॉजी कंपनियां डेफिनेटली बटोर रही हैं, लेकिन साथ ही खबरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आ रहा है। यतिन बताइए। तो
न्यूयॉर्क टाइम्स के जो हवाले से खबर आ रही है और जो उनके सूत्र उनको जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन की है 25 दिसंबर को इंडिया मीडिया ऑपरेशंस के मर्जर को लेके। ऑब्वियसली ये एक शेयर स्वैप और कैश डील हो सकती है जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज 51% और बैलेंस 49% जो है डिज्नी के पास हिस्सा रह सकता है। और ऑब्वियसली ये मर्जर के कारण एक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी खड़ी हो सकती है। ऑब्वियसली इसके अंदर TV18 ब्रॉडकास्ट, जियो सिनेमा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डिज्नी ये सब लिस्टेड एंटिटीज़ हैं जो लोकल और डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो इम्पैक्ट कर सकती हैं पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे कोई भी प्रकार की टिप्पणी अभी तक नहीं की है, ना ही कोई एक्सचेंज क्लैरिफिकेशन आया है। लेकिन हाँ, ये बहुत टाइम से न्यूज़ रिपोर्ट चल रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी बातचीत कर रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट बिजनेस को मर्ज करने के लिए। डील का स्ट्रक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। ओके, तो वो डील का स्ट्रक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से इस खबर पर पुष्टि नहीं आई है, उसका इंतजार रहेगा गाबा जी। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज बिग बॉय है और पिछले हफ्ते जब भी मार्केट लड़खड़ाया है इसने अपना काम किया है मार्केट को सपोर्ट करने का। इस हफ्ते के लिए कोई खास लेवल जो आप ट्रैक करना चाहेंगे? 5 दिन का अपमूव था, उसके बाद 4 दिन की एक कंसोलिडेशन हुई है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रिलायंस इंडस्ट्रीज के है करीब 2525। जब तक हम 2525 के ऊपर है तब तक सब ठीक है। एक अपमूव मिल सकता है, इतना है कि शायद रेस्ट ले रहा था 4 दिन के लिए, लेकिन अपमूव कायम है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट रिलायंस के होंगे 2600। तो यस, बाय मोड पर तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो विद ड्यू डिस्क्लोजर आप अपने एक एनालिस्ट, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से भी बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस के हाथ में है। चलिए, एक और स्टॉक जो इनफैक्ट फोकस में था वो था यूपीएल। बोर्ड बैठक पिछले सेशन यानी कि फ्राइडे को हुई और कंपनी फंड रेज के लिए तैयार हो चुकी है। कितना फंड जुटाएंगे यातिन? तो ये यूपीएल ने एक बोर्ड अप्रूवल दिया है 4200 करोड़ रुपए के राइट्स इशू करने का। और अगर हम बात करें तो यहाँ जो राइट्स इशू है 4200 करोड़ रुपए का, ये प्राइमरीली डेट कम करने के लिए माना जा रहा है कि ये राइट्स इशू लाया जा रहा है। ऑब्वियसली 2022 में कंपनी ने एक बायबैक भी किया था 1100 करोड़ का, तो बैलेंस शीट पे जो कैश था वो इक्विटी कम करने पे गया था। लेकिन अब गिवन द फैक्ट दैट कंपनी की रीफाइनेंसिंग इश्यूज हैं, बहुत सारी इन्वेंट्री बिल्डअप है जिसके कारण पीएनएल अकाउंट पे भी असर पड़ता हुआ आपने देखा है पिछले 2 क्वार्टर्स में, तो शायद कंपनी की रणनीति ये रही है कि अब डेट कम करना है और बैलेंस शीट को इंप्रूव करना है, तो राइट्स इशू एक ऑप्शन है जिसके लिए 4200 करोड़ रुपए का बोर्ड अप्रूवल आया। ऑब्वियसली प्राइसिंग रेशियो जो इसका राइट्स इशू का होगा वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, वो आने वाले बोर्ड मीटिंग में होगा। लेकिन हाँ, 4200 करोड़ का राइट्स इशू बोर्ड ने इसको हरी झंडी दे दी है। ओके, 4200 करोड़ का राइट्स इशू। यूपीएल ने एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू की है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। पूरी बास्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन पिछले 1 महीने में काफ़ी इसने साइन दिखाए बॉटमिंग आउट के। लेकिन 3-4 दिन पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर आई थी यहाँ पर। एक बार इस पर एक टेक ले लेते हैं। आशीष जी, क्या व्यू रहेगा यूपीएल पर? जी अनुज जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए केमिकल स्टॉक्स में सब में अच्छा बना हुआ है। यूपीएल वापस अपना 20 डेमा अप्रोच कर रहा है और हमें लग रहा है कि 20 डेमा के ऊपर सस्टेन करता है जो कि 585 का जोन है, तो इसमें एक अच्छी मूव वापस देखने मिल सकती है और शॉर्ट्स इसमें से भी एग्जिट करते हुए देखने मिल सकते हैं। तो 555 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 600 के फर्स्ट टारगेट के लिए। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 585 के अगर ऊपर बाय कर रहा है तो 578 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो ये 578 का स्टॉप लॉस यूपीएल में आप कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छा, गौरांग सब भी हमारे साथ जुड़ गए। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका मैं टॉप कॉल लूंगी, लेकिन यूपीएल पर आपकी राय क्या रहेगी? 4200 करोड़ राइट्स के जरिए रेस करेंगे। पिछले साल मार्च के महीने में 1000 करोड़ खर्च किए थे बायबैक के लिए। कंपनी पर डेट दरअसल अच्छा खासा है, $3.7 बिलियन, जो सितंबर इकाई में इन्होंने मेंशन भी किया था, डिस्क्लोज किया था। कैसे पढ़े इस फंड रेस को? धन्यवाद हर्षिता आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से और सादर प्रणाम। पहले तो डिस्क्लोजर दे देते, यूपीएल पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और अभी अनुज भाई जो बता रहे थे, हमने भी ये देखा है कि ये जब कभी भी 550 और 580 के पास जाता है तो वहां पर से ऊपर की तरफ उभरने की कोशिश करता है। दूसरी बात, जो तिमाही नतीजे हमने हर्षिता देखे दूसरी तिमाही के, उसमें बहुत बड़ी निराशा थी। कारणों को लेकर के कुछ
मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन क्षमताओं को लेकर के, कुछ खामियों को लेकर के काफी कुछ परिस्थिति खराब थी। अब पूंजी जुटाने का एक तर्क ये हम लगा सकते हैं कि शायद कुछ विस्तार योजनाएं हों, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स को लेकर के, ये मेरे ख्याल से पिछले 6-8 महीने से काफी नीचे के तरफ के दायरे देखे थे और अब धीरे-धीरे करके उभर रहा है। हमने कुछ समय पहले पीआई इंडस्ट्रीज पर भी कुछ खबरें चाइना के लेकर के, एंट्रेंट को लेकर के खबरें सुनी थी। तो यहाँ से एकदम आउट परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा आपको यूपीएल में। हाँ, लेकिन अगर समय की पाबंदी नहीं है, तो 660-680 तक के लक्ष्य फिलहाल हमने जो नतीजे अब तक देखे हैं, उसके आधार पर निर्धारित किए। यूपीएल आज देखते हैं स्टॉक कैसे खुलता है और क्या ट्रेड का मौका बनता है। दूसरी खबरों में आज इनफैक्ट 3 फार्मा कंपनियां भी रेडार पर है। यतिन बताइए क्या डेवलपमेंट है। तो फार्मा कंपनीज में अगर हम बात करें तो शुरू करते हैं औरोबिंदो फार्मा से। यूएसएफडीए ने इनके न्यू जर्सी प्लांट के ऊपर 10 ऑब्जर्वेशंस इश्यू किए हैं फॉर्म 483 में। ऑब्वियसली कंपनी का कहना यह है कि ये ऑब्जर्वेशंस है प्रोसीजरल इन नेचर है, कोई प्रकार की डेटा इंटीग्रिटी नहीं पाई गई है। हालांकि अगर हम यूएसएफडी की बात करें तो ये जो पीआई इंस्पेक्शन था न्यू इंजेक्टेबल यूनिट पे न्यू जर्सी में, प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन कहा जाता है इसको, ये दिसंबर 11 से दिसंबर 22 के बीच में हुआ। तो ये एक स्टॉक है जहां आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जाइडस लाइफ ये भी कंपनी है जिनकी अहमदाबाद यूनिट को 6 ऑब्जर्वेशन यूएसएफडीए की तरफ से आया और कंपनी का ये स्टेटमेंट है कि नो डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज हैव बीन फाउंड। तो ये भी एक स्टॉक है जहां यूएसएफडीए का एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लुपिन की पर्टिकुलरली बात करें तो इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके अंदर सॉफ्ट कैप्सूल्स इन्होंने बनाई है जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के हिसाब से बनी है। और अगर हम बात करें कि जो कनाडा में सैनोफी से नए प्रोडक्ट्स हैं और जो इनका ट्रांजैक्शन है वो कंपनी के साथ, यहाँ भी आपको न्यूज़ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जहाँ फार्मा सेक्टर के सबसे ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज देखने को मिल रहे हैं। लुपिन, औरोफार्मा और साथ ही साथ जाइडस लाइफ, तीनों में आपकी नजरें रहेंगी। राजेश सातपुते, फार्मा कंपनियों पर आपकी अच्छी खासी नजर रहती है, बताइए आज ट्रेड लायक तीनों में क्या लग रहा है। अर्शद जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इतनी वीकनेस नहीं लग रही है, इनफैक्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ ही है। अगर आप एक की बात करें तो लुक एट औरोबिंदो फार्मा, प्रोबेबली मुझे लगता है कि 1050 1040 ही इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो एक एंट्री पॉइंट होगा। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा स्विंग ट्रेडिंग का वो करीबन 1100 का होगा। वैसे अगर आप देखा जाए तो फार्मा सभी अच्छा है, लेकिन जस्ट टू डिस्कस वन, आई थिंक लुपिन कैन बी ऑन योर रडार। लुपिन टू बी ऑन योर रेडार। देखते हैं कैसे ओपनिंग होती है इन सभी काउंटर्स की। यतिन, दूसरी खबरें जो आज जहन में रखनी है। बहुत सारी खबरें हैं हर्षदा, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, रैडिको खैतान, ये सब स्टॉक्स रखे रेडार पे क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने अल्कोहल का जो सेवन है उसको अलाउ किया है गिफ्ट सिटी में। तो चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, क्लब्स हो, पब्स हो, यहाँ आपको जो है फ्री फ्लोइंग अल्कोहल मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है बहुत जल्द। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दिया गया है। जो प्रोसेस है वो वहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ और जो विजिटर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा एनटीपीसी इनकी सब्सिडरी को रिन्यूएबल प्रोजेक्ट का ऑर्डर हाथ लगा है 900 मेगावाट का। ये सोलर प्रोजेक्ट है जो इनके हाथ लगा है। इसके अलावा ईएमएस 358 करोड़ के इनको ऑर्डर्स मिले हैं देहरादून और रायपुर सीवेज और वाटर मैनेजमेंट के लिए। अनुपम रसायन रखिए रेडार पे क्योंकि इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट 560 करोड़ रुपए का एग्जीक्यूट करने मिल रहा है जापानीज मेजर के साथ, जहां ये न्यू एज पॉलीमर इंटरमीडिएट सप्लाई करेंगे अगले 9 से 10 सालों के लिए। पॉलीकैब रखिए रेडार पे, कंपनी ने ये बयान दिया स्टॉक एक्सचेंजेस पे कि इनकम टैक्स की सर्चेज इनके बहुत सारे लोकेशन, प्रेमाइसेस और प्लांट्स पे जारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। और आखिर में पेटीएम, ये भी स्टॉक रखिए रेडार पे। ईटी रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने 1000 एम्प्लॉयज़ फायर कर दिए हैं, यानी उनको ले ऑफ किया है। और ये एम्प्लॉयज़ निकालने का कारण ये है कि कंपनी अपना ऑटोमेटेड और एआई रिलेटेड जो प्रोसेस है वो शुरू करने वाली है, जिसके कारण ह्यूमन इंटरवेंशन कम लगेगा। और 1000 एम्प्लॉयज़ को इन्होंने ओवर द पीरियड जो है वो निकाला है कंपनी से। तो इनफैक्ट ईडी की रिपोर्ट कहती है कि ले ऑफ है वो पूरे 1000 एम्प्लॉयज का चंक निकाला नहीं गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शायद 1000 कर्मचारी कंपनी से निकले होंगे, लेकिन हाँ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अच्छा खासा फोकस है, कॉस्ट कटिंग पर कंपनी जोर दे रही है और ये कदम सब दरअसल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी को ले जाने के पीछे ही ये फिलहाल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये भी इनफैक्ट क्लैरिटी पेटीएम ने दी है। देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा गौरांग जी, एक तो ये यूएसएल और यूबीएल, वैसे मैं छोड़ना चाहती थी इस चर्चा को वीरू के लिए, लेकिन गिफ्ट सिटी में कुछ चंद लोगों को मौका मिलेगा इनके प्रोडक्ट्स के सेवन करने का। स्पेसिफिक परमिट्स दिए जाएंगे यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, कुछ गेस्ट जो वहां पर जाएंगे उनके लिए। क्या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स के लिए? देखिए, पहले तो यूबीएल, यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड, यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में मैं अहमदाबाद में ही था और ये बात को लेकर के काफी कुछ चर्चाएं वहां पर हो रही थी और आखिरकार अब मेरे ख्याल से बहुत जल्द स्पष्टीकरण आ जाएगा सरकार के तरफ से। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक मॉडर्न सिटी विद इन द सिटी डेवलप करने के प्रयास हो रहे थे और अब वास्तविकता में परिवर्तन हो रहा है और ज्यादातर लोग जो यहाँ पर कामकाज करेंगे और रहेंगे हर्षदा, वो गुजरात के बाहर या फिर एक्सपैट्स आउट ऑफ इंडिया जो होंगे वो कामकाज करेंगे। और जिस तरीके से माहौल था पहले गुजरात में पाबंदियों को लेकर के, मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है इन इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास अच्छे खासे प्रोडक्ट ऑफरिंग है, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड बेवरेजेस और बाकी अन्य एक दो कंपनियां। लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर यूबीएल पर खरीदारी की राय है। अब क्या सफलता मिलती है और खपत किस तरीके से होता है वो तो आने वाले मेरे ख्याल से बहुत ही करीब के भविष्य में हमें पता चलेगा, लेकिन हाँ, एक मौका बिल्कुल है। ओके, एक मौका डेफिनेटली है। चार्ट्स पर कुछ आप ध्यान दे रहे हैं क्या कविता जी, यूबीएल या फिर यूएसएल का? हर्षदा जी, मुझे लगता है यूबीएल पर प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू यूएसएल। स्कोप, फर्दर राइज स्कोप के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। तो 1684 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ है, अंटिल काउंटर 1640 के लेवल्स को होल्ड किए हैं। यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म विजन रखना चाहिए। अपसाइड मुझे लगता है 1725 1760 के लेवल्स की तरफ ये फर्दर बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, 1725 1760 के लेवल्स की तरफ जाने की पूरी क्षमता है इस काउंटर की। देखते हैं, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर खड़ा है। अच्छा, मानस साहब ने अनुपम रसायन पर वो अपडेट सुना कि करीब इनके हाथ 507 करोड़ का एक ऑर्डर एक जापानीज एमएनसी के जरिए लग रहा है। पॉलीमर इंटरमीडिएट इनको डिलीवर करना है या फिर सप्लाई करना है और ये सप्लाई का काम अगले साल में ही, कैलेंडर ईयर में 2024 में शुरू होगा। स्टॉक वैसे बीच में खूब हरकत में था, फिर लार्जली ऑफ रेडार रहा है। इस खबर के बल पर अगर कुछ एक्शन आता है तो पहला लेवल क्या होगा वॉच करने का? तो देखिए, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग थी फ्राइडे के सेशन में। टेक्निकली देखिए तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इस पैटर्न को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद 980 तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन मीडियम टर्म चार्ट बहुत ही बेहतरीन है। मेरा समझना है कि स्टॉक ने ऑलरेडी 875 के आसपास बॉटम बना लिया है और अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय होगा तो आपको 1150 से लेकर 1200 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर कोई गिरावट मिल जाए तो आपको खरीदारी करनी है। जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 960 के रहेंगे, लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले 1030 के ऊपर तब आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको उस केस में 1000 रुपए का लगाना है। ओके, चलिए ये हो गई बात अनुपम रसायन की। अच्छा, गौरांग जी से उनकी स्टॉक पिक हमने ली नहीं अब तक। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका स्टॉक आइडिया क्या रहेगा? आपको भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात अनुज भाई। 724 पर हमने शुक्रवार को टाटा मोटर्स बंद होते हुए देखा था और जो सर्वोच्च स्तर इसने बनाया था वो करीबन 734 या 35 के आसपास था। यहाँ पर मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है अनुज भाई, और हमें लग रहा है कि 740 के ऊपर इसकी गति है जो ऊपर जाने की वो काफी तीव्र हो जाएगी और बहुत जल्द हमें महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े भी देखने मिलेंगे। और 1 जनवरी से टाटा मोटर्स पहल कर दी है अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की, तो हमें लग रहा है कि ये शायद अपने आप को तैयार कर रहा है 800 के पार जाने की और शायद 850 तक भी आप देख सकते हैं इसको।
ओके, तो टाटा मोटर्स का एक बढ़िया पिक आप लेकर आए हैं। अच्छा, कुछ और खबरें मुझे याद है अनुज, आपने आरबीएल बैंक भी मेंशन किया था, जहां पर जो आरबीआई ने एक डायरेक्टर अपॉइंट किया था 2 साल के लिए, उनका टर्म खत्म हो चुका है, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। दैट्स अ वेरी प्लेजेंट मूव, राइट? वेरी प्लेजेंट मूव। उसमें बस एक चीज़ है हर्षिता कि ये स्टॉक बैन से भी बाहर आया है और थोड़ा चला है ये स्टॉक। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है ना स्टॉक की, बिल्कुल इंडसइंड बैंक वाली है एकदम। दोनों के साथ एक अनफेयर कंपैरिजन ड्रॉ हुआ था। पहले दोनों को बोला जाता था नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, उसके बाद दोनों को बोला गया नेक्स्ट येस बैंक, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। आरबीएल बैंक का बॉटम बना था करीब 95-96 पर, जब उसके बाद जब विश्व आहूजा को बोला गया था या उन्होंने छोड़ा था, और उसके बाद आरबीआई ने एक अपॉइंटी डाला था। इसका एक साल का 2 साल का चार्ट दिखा दीजिए। उसमें क्या हुआ, वो जो जब अपॉइंट किया गया था तब ये कहा गया था कि या तो 2 साल के लिए या जब भी आरबीआई कह दे, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली 2 साल पहले ही, मतलब 2 साल हो गए, वो हो गया। जो मुझे सुनने में आया कि पिछली 2-3 बोर्ड मीटिंग तो इन्होंने अटेंड भी नहीं की थी। तो एक तरीके से अब आरबीआई का एक शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ अब सब कुछ ठीक है यहाँ पर। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए क्योंकि बैन से बाहर निकल रहा है, तो शायद उसको आप आज चेज ना करें, लेकिन ये स्टॉक में बॉटम बन चुका है और अब आप इसको वापस एक बार रीलुक कर सकते हैं एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। ऑब्वियसली आपको अपने स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे, सिस्टम में उस हिसाब से रखना पड़ेगा, लेकिन ये खबर पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि खबर पॉजिटिव है। एक तरीके से जो एक लग रहा था कि बैंक में कुछ पता नहीं क्या इश्यूज़ हैं, वो सब इश्यूज़ अब नहीं है, या तो क्लीन अप हो चुका है, या तो इश्यूज नहीं है या क्लीन अप हो चुका है, 2 में से एक चीज़ है। तभी अब आरबीआई को जरूरत नहीं लग रही कि इनको रखें बोर्ड पर। तो ये मेरे ख्याल से फंडामेंटली एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन ये बैन में इतना आता जाता रहता है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप चार्ट देखिए स्टॉक का 6 महीने का, ये बता रहा है कि कुछ हद तक बॉटम आउट हो चुका है। इनफैक्ट गावा सर ने कई बार पिक किया है इसको, मुझे अच्छे से याद है। गावा सर बताइए आप क्या करें यहाँ पर आरबीएल बैंक में? आरबीएल बैंक का जो एक कंफर्म सिग्नल मिला था 130 के आसपास मिला था, ट्रेड करा है 272। लेकिन आरबीएल बैंक को कुछ 1-2 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए नहीं देखना चाहिए। आरबीएल बैंक का चार्ट जैसे कि आपने बताया, ये बॉटम आउट हो चुका, एक कंफर्मेशन चाहिए थी 225 में, वो भी मिल चुका। इसका जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है 440 का है, अब ट्रेड करा है 272, मतलब काफी अपमूव है यहाँ से। लेकिन वो इतना जल्दी नहीं जाएगा, उसके 3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर लग सकते हैं, 6 क्वार्टर लग सकते हैं। लेकिन इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है वो बायबल रहेगी। इतना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 225 का है, अगर उतना डीप स्टॉप लगा सके तो 450 तक, 440 तक ये मेरे ख्याल से मूव आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसको 5-6 क्वार्टर लगेंगे आरबीएल बैंक, तो इस बाय ऑन डिप स्टॉक, बाय ऑन डिप्स वाला ये स्टॉक है। आज देखते हैं इस खबर पर एक्शन कितना दिखाता है काउंटर। मेटल कंपनी और खासतौर से स्टील स्टॉक्स पिछले पूरे हफ्ते तेजी में थे, बारी बारी से जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल सब में बढ़त देखने को मिली। आज जेएसपीएल को लेकर एक अपडेट भी है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम के साथ इन्होंने करार किया, एक पर्टिकुलर ब्लास्ट फर्नेस वो मैनेज करेंगे। जेएसपीएल, कविता जी चार्ट्स पर बताइए, पिछले हफ्ते के एक्शन के बाद क्या किया जाए? आई थिंक फ्राइडे को 2.5-3% ऊपर था। आशा जी, सो लास्ट वीक ये अपने 10 वेमा से दोबारा एक अच्छे अपसाइड मूव लेते हुए दिखा है। काउंटर 726 की क्लोजिंग दिया है, सो अपसाइड मोमेंटम ऑन है। मुझे लगता है अनटिल एंड अनलेस 722 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर जिनका बाइंग पोजीशन है उन्हें होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लगता है दोबारा 760 770 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। इंट्राडे मुझे लगता है 740 745 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, शो को यहीं समेटते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटेंगे और शुरुआत करेंगे पहला सौदा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।